आदाब, आलमी समय पर आपका खैर मकदम है। मैं हूँ रेशमा आफ्ताब। नाजरीन, अपने इस खुसूसी प्रोग्राम रंगे कश्मीर में हम जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ सकाफती रंगों के साथ हाजिर होते रहे हैं, लेकिन आज अर्ज़े फिरदौस मौजूए बहस अपने कुदरती नज़ारों के लिए नहीं है, बल्कि सैलाब से आई तबाही के बाद हर कोई सकते में है। सैकड़ों सवाल हैं। यूं तो टूरिस्ट सीजन है, बाहर से आने वाले सयाहों की तमाम बुकिंग कैंसिल हो गई है। उधर वैष्णो देवी और अमरनाथ पर जाने वाले यात्रियों का सफर कहां अटक गया, लापता लोगों की क्या खबर है, बेघर कश्मीरियों को कब तक रिलीफ कैंप में रहना पड़ेगा, वो कौन से इदारे और एजेंसियां हैं जो राहती काम में मसरूफ हैं। इस एपिसोड में हम कश्मीर के बदले हुए बेरंग चेहरे से रूबरू कराने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे सेगमेंट में भी आज हम कुछ ऐसे ही मेहमानों से बात करेंगे जो कश्मीर की जमीनी हकीकत से बाखबर हैं। तो आइए शुरू करते हैं रंगे कश्मीर। गर्दिश में है तकदीर, भंवर में है सफीना। नाजरीन, रो में है रख्शे उम्र, कहाँ देखिए थमे, न हाथ में लगाम है न पारकाब में। कुछ ऐसी ही कैफियत है कश्मीर की खूबसूरत वादी में। कुछ पिछले 4-5 साल में दहशतगर्दी कम हुई, टूरिज्म और दूसरी सनतों की भी हालत बेहतर हुई। अरसे के बाद कई फिल्मसाजों ने भी कश्मीर का रुख किया, लेकिन स्नेक और लेडर यानी सांप सीढ़ी के खेल की तरह कश्मीर आज फिर जमीन पर है। इसी सूरत हाल पर आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। गाड़ियां आसानी से पुल से गुजर रही हैं। जबरदस्त बारिश और लैंड स्लाइड की वजह से मुगल रोड, जो पूरी तरह टूट चुकी थी, आमदो रफ्त के लिए खुल गई है, जिसकी वजह से जरूरी खुर्दनी अशिया और जरूरी दवाइयां वादी में पहुंच रही हैं। अगरचे तबाही के आसार हर तरफ नजर आ रहे हैं, साथ ही बाजार में चहल पहल भी नजर आ रही है। कुछ दुकानें भी खुल गई हैं। यूं कहिए कि हर अंधेरी रात के बाद सुबह की किरणें तवानाई का एहसास दिलाती हैं। काबिले तारीफ काम यहाँ एनडीआरएफ की टीम ने किया है, क्योंकि ये मुश्किल टास्क हर किसी के बस का नहीं था। मुगल रोड पीडब्ल्यूडी के पास है और उससे जो कनेक्टिविटी हम पुंछ और रजौरी को प्रोवाइड करते हैं, ये बफलिया से सुरनकोट रोड है। ये रोड काफी जगहों पे टूट चुकी थी, फॉर्मेशन वॉश आउट हो गया था, तो हमने डाइवर्सन बना के परनई प्रोजेक्ट के पास, जो बफलिया और सुरनकोट के बीच में है, हमने डाइवर्सन बना करके इस रोड को पहले ही खोल दिया है। सियासतदानों की आमद और मुलाकातों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। बिला तफरीक मजहब व मिल्लत हर कोई मदद के लिए आगे आया। कुदरती आफत ये नहीं देखती कि बिजली हिंदू के घर गिरेगी, मुसलमान या सिख के घर। ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਾਕੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ जाऊगा। पूंछ के इलाके में फौज के जरिए लगाए गए माइग्रेंट कैंप में पनाह गुजीन फौज के राहती काम से मुतमईन है। तकरीबन 82 कुंबों ने यहाँ टेंटों में पनाह ली है। पिछले 2 हफ्तों से इन्हें 3 वक्त खाना और बच्चों को दूध दिया जा रहा है। आर्मी ने हमें आज 12-13 दिन से खाना, 3 टाइम खाना दे रहे हैं और बच्चों के लिए दूध भी दे रहे हैं। हम आर्मी का बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। तो इसे पैमाने इमरोज फरदा से न नाप, जावेदा पैहम दवा हर दम जवां है जिंदगी। पूंछ के इस सैलाबजदा इलाके में फौज और मुकामी पुलिस ने मिलकर मुतासिरीन को हर मुमकिन मदद देने की कोशिश की है। जो बीमार हैं या जख्मी हो गए हैं, इनके इलाज का भी इंतजाम है। हम लोग तो सब इंस्ट्रूमेंट थे, इसमें पुलिस और आर्मी में ने मिलके इनको नीचे जो यहाँ पे पोठा बेला एक फ्लड जोन है, वहाँ से इनको निकाला गया और उसके बाद निकालने के बाद इनको इमीडिएटली शिफ्ट किया गया। फर्स्ट डे तो इनको एजीएस पोठा में ही रखा, फिर साथ साथ में हमने अपना रिलीफ कैंप भी बाहर जो है वो एस्टेब्लिश कर लिया है। लेकिन पूंछ के माइग्रेंट कैंप के पनाह गुजीनों की तरह हर कोई खुशकिस्मत नहीं है। पहाड़ी वादी के बहुत से गांवों में राहती टीमें नहीं पहुंच सकी। वहां के लोग परेशान हैं, इंतजार कर रहे हैं। स्टेशन को कहीं नहीं देखा है। यहाँ के लोग क्या करेंगे, बेचारे मुसीबत में हैं। आप देखिए कितने घर गिर गए हैं यहाँ से। गांव में सन्नाटा पसरा है। इस सैलाब का असर इंडो पाक सरहद के दोनों अतराफ में हुआ है। कश्मीर की राजधानी श्रीनगर ही जब महफूज नहीं रही, तो दूर दराज के गांवों तक
इमदाद पहुंचाना वाकई दिक्कत तलब टास्क है। जहां से इमदाद और रसद सप्लाई हो सके वो रास्ते बंद हैं। इस गांव के लोगों ने कितनी मेहनत के बाद अपने आशियाने बनाए होंगे। जो घर गिर गए हैं उनमें कुछ की ईंटों के तो नंबर भी नहीं मिटे, जैसे किसी नई नवेली दुल्हन का सुहाग उजड़ गया और हाथों की मेहंदी का रंग भी नहीं छूटा। वो इमारतें जो बच्चों के मुस्तकबिल की दरसगाहें थी मुनहदिम हो गई हैं। अब ये मजबूर लाचार इन खराबों में न जाने क्या खजाने ढूंढ रहे हैं। घरों में सारा सामान बहुत नीचे दब गया। मदद पहुंच पाई थी यहाँ? नहीं जी, यहाँ कोई मदद नहीं पहुंची। ये नुकसान क्यों ज्यादा हुआ? इसलिए क्योंकि ये झेलम के ठीक किनारे पर है गाँव? जी सर, यहाँ पानी घुस गया, इसमें पानी नहीं घुसता था, लेकिन इस साल घुस गया। सैलाब तो थम गया, मगर तबाही के आसार और तकलीफों का दौर खत्म होने में तो अभी बहुत वक्त लगेगा। इस वक्त हुकूमत और राहती अमले के सामने सबसे बड़ा चैलेंज मुतासरीन की सेहत का है। वबाई बीमारियों ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। शहर देहात की सारी गंदगी, फौज का गोला बारूद सब पानी में है। दूसरी तरफ इंसानों की लाशें, मुर्दा जानवरों से पानी आलूदा हो गया है। ज्यादातर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस और डायरिया, डिसेंट्री जो है ये जो पानी की वजह से है, पानी जो खराब हुआ है उस वजह से है, और जॉइंट पेन्स है और एलर्जिक रिएक्शंस वगैरह होती है। इस पानी में लोग चलते हैं उसकी वजह से। इलाके के अस्पतालों का निजाम दुरुस्त होने के इंतजार किए बगैर रिलीफ कैंपों में तब भी सहूलत किसी हद तक इन जख्मों पे मरहम रख रही है। एक अंदाजे के मुताबिक अब तक 2,24,000 लीटर साफ पीने का पानी मुहैया कराया गया है और मजीद इसकी जरूरत है। तकरीबन हम लोग 4, 5, 6 दिन पानी में रहे हैं। हमारे पास तकरीबन यहाँ पर इन्फेक्शन हर एक जवान को हो रखा है। एलर्जी, मेरा खुद देखो सर, पूरा शरीर में फोड़ा है, एलर्जी निकल गया है सर। यहाँ पर अभी रिलीफ यहाँ पर यही मिल रहा है कि मेडिकल कैंप यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पे अच्छा दवाई ववाई मिल रहा है सर। दूसरे मुल्कों ने भी इस मुहिम में पेशकदमी की है। कश्मीर के मारूफ मौसीकार भजन सोपुरी और अभय सोपुरी ने जर्मनी के ताउन से एहसास कश्मीर उन्वान से बज़्म मौसीकी का इनाकाद करके एक बड़ी रकम इमदाद के लिए इकट्ठा की। Bhajan Sopori and Abhay Sopori, that we can, we the German embassy and these acclaimed musicians from Kashmir do this together. जानी माली नुकसान के बाद कारोबार के नजरिए से देखें तो जम्मू कश्मीर की वादी में सैलाब का असर सबसे ज्यादा महकमे सैर व सियाहत को है। गुलमर्ग टूरिस्टों की पहली पसंद होता है। श्रीनगर की जिंदगी मफलूज है तो टूरिस्ट यहाँ कैसे पहुँचे? घोड़े वालों की रोजी तो सयाहों की आमद से आती थी। खाली पीठ इस घोड़े वाले का पूरा सीजन गया। गंडोला कार्ड स्टेशन आज खाली पड़ा है। तकरीबन 10-15 लाख का नुकसान हुआ है। गुलमर्ग में जो गंडोला की वजह से टूरिस्ट यहाँ पे, खासकर कश्मीर में गंडोला की शोहरत से टूरिस्ट आ रहे थे, तो अब जब से गंडोला बंद हो गया, सारा वादी ही बंद है, तो गंडोला तो बीच में एक्चुअली बंद हुआ है। तो अब ये हम इल्तिजा करते हैं सरकार से फिर से पहले जैसे यहाँ हो जाए, टूरिस्ट फिर आए। गुलमर्ग के रिसोर्ट में जहाँ इस सीजन में बुकिंग नहीं मिलती थी, यहाँ भी अपने मेहमानों का इंतजार है। Loss is financial in every sense. If you see the tourists, we have lost a lot of customers. Plus, this place which was, which would have been full when it comes to tourism. But at the moment, you can see the Gulmarg is entirely, absent absent in terms of tourists and other things. Other activities are not found here. लेकिन जिंदगी का सफर कभी रुकता नहीं, बस कुछ लम्हों के लिए ठहर सा जाता है। वादी की शाहराहों पर ट्रैफिक देखकर लगता है जल्द ही यहाँ सब कुछ मामूल पर होगा। मुगल रोड पर कुछ राजौरी से जोड़ने वाले रास्ते दोनों अतराफ से अब खुल गए हैं। इस लड़की के चेहरे के तासुरात देखिए, इत्मीनान है, अज़्म है, रास्ते पुरखतर हैं, लेकिन आगे बढ़ने का हौसला है। यही जज्बा जिंदगी की जद्दोजहद से नर्मदासमा कश्मीरियों को दोबारा जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए हिम्मत और हौसला देगा। कदम चूम लेती है खुद बढ़ के मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे। रंगे कश्मीर में हम बात कर रहे थे कश्मीर में सैलाब के बाद की सूरत हाल की।
जिंदगी किस तरह मामूल पर आ रही है, प्रोग्राम में फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हमारी बहस का मौजू वादी की मौजूदा सूरत हाल है। हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वो मेहमान जो कश्मीर की जमीनी हकीकत से बाखबर हैं। हम जल्द लौटते हैं, आप देखते रहिए रंगे कश्मीर। हिंदुस्तान की शान, उर्दू का तर्ज बयान, समाज का आईना, हालात का तर्जुमान। गर्दिश में है तकदीर, भंवर में है सफीना। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। रंगे कश्मीर के दूसरे हिस्से में हम हमेशा आपके लिए एक नया इशू कश्मीर से लेकर हाजिर होते रहे हैं, लेकिन आज हमारे मेहमान नोएडा स्टूडियो में मौजूद हैं जो रियासत जम्मू कश्मीर में सैलाब के बाद की सूरत हाल और तबाही के बाद पेश आने वाले मसाइल पर बात करेंगे। और आइए शुरू करते हैं आज की बहस। आज हमारे नोएडा स्टूडियो में मेहमान जो खास मेहमान है वो हैं रियासत जम्मू कश्मीर के सैलाब के बाद की सूरत हाल और तबाही पर बात करने के लिए और इस पर जो मसाइल पेश आ रहे हैं उस पर बात करने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की बहस, लेकिन उससे पहले मैं अपने मेहमानों का तारुफ करा दूं। हमारे साथ मोहतरमा अफशान नजीर साहिबा हैं जो कि कश्मीरी हैं। आपने वहां पे इस प्रॉब्लम को फेस किया है, देखा है, उसको भुगता है जी। उनसे हम बात करेंगे क्या दिक्कतें हुई, किस तरह से वो बच पाई, उनकी फैमिली बच पाई और दिक्कतें अभी भी किस तरह की बनी हुई हैं। साथ ही हमारे साथ हैं डॉक्टर कुलदीप शर्मा जो कि कैंसर एक्सपर्ट हैं। आप कुलदीप शर्मा साहब भी कश्मीर गए हुए थे, घूमने फिरने के लिए गए हुए थे, सयाहत के लिए गए थे, लेकिन अचानक ये सैलाब आ गया, वो उनकी फैमिली वहां पर फंस गए। उन्होंने किस तरह से इसका मुकाबला किया और क्या देखा, किस तरह से दिक्कतें वहां पर हैं लोगों के साथ और एज ए डॉक्टर वो क्या फील करते हैं, ये हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही मेरे साथ हैं दीपक बुद्की साहब जो कि रिटायर्ड डायरेक्टर हैं जनरल पोस्टल टेलीग्राफ के और कश्मीरी हैं आप भी। आपने कश्मीर में काफी काम किया है और जानते हैं कि वहां पर किस तरह के हालात हैं और किस तरह से उनसे निपटा जा सकता है। तो हम इन तीनों मेहमानों से बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं मोहतरमा से बात करना चाहूंगा, जानना चाहूंगा मैम किस तरह की दिक्कतें आपको उस वक्त फेस आई और अभी क्या आपको लगता है कितना वक्त लगेगा वहां के लोगों से उबरने के लिए, क्योंकि आप वहां की हैं, आपने देखा है और आपने महसूस किया। जी बिल्कुल, जब हम वहां पे थे पहले वार्निंग्स दी गई थी कि फ्लड आ रहा है, बट किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना मैग्नीट्यूड पे सैलाब आएगा। तो हमारे को साइरन आर्मी ने किया था, तो उसकी वजह से हम 12 बजे रात को निकले अपनी गाड़ियों में सड़कों पे और 4 बजे के करीब हमने खुद अपनी आंखों से पानी देखा आते हुए हमारे घर की ओर और हम भाग गए। हम अपने रिलेटिव्स के यहाँ गए, बट वहां पर भी नेक्स्ट डे आ गया, तो वहां से भी इवैक्यूएट किया, दैट वी शिफ्टेड टू सम अदर प्लेस। तो ओवरऑल सबने, ये नहीं है कि मैंने एक्सपीरियंस किया या सभी इस मुसीबत के। वही मैं जानना चाहता हूँ एज अ कश्मीरी वहां के आप मकामी बाशिंदे हैं, आपने महसूस किया इससे पहले कभी आपने या कभी आपके फैमिली के भी किसी बुजुर्ग ने भी नहीं देखा होगा इस तरह का? जो भी आप वहां पे कोई भी बुजुर्ग से आप पूछिए तो किसी ने आज तक ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया ही नहीं है। गवर्नमेंट अगर रेडी भी होती, किस मैग्नीट्यूड के डिजास्टर के लिए रेडी होती जब कभी कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है। बट ये था कि किसी ने देखा ही नहीं किसी को हेल्प करते हुए। स्टेट गवर्नमेंट टोटली कोलैप्स हो गई, कोई आया नहीं वहां रेस्क्यू के लिए। सब लोग एक दूसरे को हेल्प कर रहे थे, जो जिसको बचा पा रहा था उसको बचा रहा था। लोग मरे हुए थे सड़कों पे, जानवर मरे हुए थे, बट सबको अपनी जान की पड़ी थी, सब भाग रहे थे, तो कौन किसको हेल्प करता। डॉक्टर दीपक बुद्की साहब हैं, आप भी कश्मीरी हैं। दीपक साहब आपने वहां पर काम किया है और बहुत काम किया है। दीपक जी, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसा कि मैम भी बता रही हैं कि दिक्कतें इसको किसी ने कभी देखा नहीं था, लेकिन उत्तराखंड में हम देख चुके हैं पिछले साल। क्या लगता है कि कुछ उससे सीख सकते थे या कश्मीर है इसलिए दिक्कत ज्यादा हुई, क्योंकि कश्मीर का मामला कुछ अलग है जैसा कि हम सभी जानते हैं, तो शायद वहां पर और बेहतर हो सकता था? इससे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आपने जो तारुफ कराया, मैं
वहां पे मेंबर पोस्टल सर्विसेज बोर्ड था, डायरेक्टर जनरल कोई और थे। और कश्मीर में चीफ पोस्ट मास्टर जनरल के ओहदे पे रहा हूँ। बहुत अच्छा। खैर, जहां तक उत्तराखंड का सवाल है, ये चीज हमने 2-3 बार देखी, उत्तराखंड में आई और बाकी जगहों पे भी ये एवलांचेस वगैरह आते रहे हैं। कश्मीर में भी स्नो एवलांचेस कई बार आए हैं इससे पहले। हमारे माहौल में एक जिसको कहते हैं संतुलन जो है बिगड़ जाता है, और जब ये बिगड़ जाता हम उस वक्त सोच नहीं पाते कि क्या हो सकता है, मगर ये चीजें होती है। फिर बाद में डिफॉरेस्टेशन हो गई। अब 47 से मुझे हमारे एक अंकल थे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करते थे, और हमें मालूम है कितना फॉरेस्ट काटा गया इलीगली, लीगली बोथ। और वो चीज जो है, मैं बॉटनी का स्टूडेंट रहा हूं, मैं समझ सकता हूं कि जब फॉरेस्ट काटे जाते हैं तो फिर उससे कितना सॉइल इरोजन हो सकता है, और ये जो पानी का बहाव होता है ये कौन रोकेगा फिर। और यही चीजें जो, लेकिन क्या हम ये माने कि जो हुआ बहुत बहुत बुरा हुआ, अब कुछ बेहतर हो सकेगा कश्मीर के? अगर हम देखें तो कश्मीर को देखते हुए कि वहां के जिस तरह के हालात हैं, क्या लगता है रियासती हुकूमत या सेंट्रल गवर्नमेंट या वहां के मकामी बाशिंदे कुछ आगे के लिए बेहतर सोच पाएंगे? देखिए, इसके लिए मैं यही समझता हूं कि सेंट्रल जो स्टेट गवर्नमेंट है, ये इस वक्त ऐसे लगी कि 10 दिन के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे स्टेट गवर्नमेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। सवाल यह है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है बेसिकली ये काम उसका है। सेंट्रल गवर्नमेंट आपको हेल्प कर सकती है, मगर जो इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन है, जो पॉइंट ऑफ जिसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन है, वहां से आगे लोगों तक पहुंचाना ये स्टेट गवर्नमेंट का काम है। और स्टेट, ये दूसरी बात ये भी मैं कहूं कि फौज जो है वो वैरी होती है, वो नहीं जा सकती है इंटरनल। बिल्कुल, हम फौज के बारे में भी आपसे बात करते हैं। डॉक्टर कुलदीप साहब भी हमारे साथ हैं। जैसा कि अफशा नजीर साहिबा तो वहां की मकामी हैं, उन्होंने तकलीफ को देखा और बहुत परेशानी महसूस की, लेकिन आप घूमने के लिए गए डॉक्टर साहब, और आप मुल्क के जाने माने डॉक्टर हैं, आप अपनी फैमिली के साथ गए कश्मीर, और बड़ी एक आपके जहन में कश्मीर को लेकर के बहुत कुछ होगा, लेकिन वहां पर जो कुछ आपने देखा, क्या देखा और आप क्या महसूस करते हैं एज ए डॉक्टर? क्योंकि वहां पर अभी भी बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं। अगर हम देखें मेडिकली जो चीजें हैं वहां पर अभी तक पहुंच जानी चाहिए थी, वो नहीं है, जिस तरह के इल्जाम लगते रहते हैं। क्या आपने देखा अपने आप? मैं ये कहूंगा कि शुरू में मैंने उस टाइम जो देखा उसमें मैंने उसको एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के नजरिए से ज्यादा देख पाया, क्योंकि डॉक्टर के नजरिए से देखने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं वो शायद अब वहां शुरू हुई होंगी। वो बहुत शुरुआती दौर था, उस टाइम लोगों में प्रॉब्लम्स दूसरी तरह की थी, लेकिन जो हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हैं वो मुझे लगता है सेकंड फेज में शुरू होते हैं। उस टाइम भी बहुत मिसमैनेजमेंट मुझे लगा। कितना मुश्किल था आपके लिए उस दौरान सरवाइव कर पाना? क्योंकि आप तो वहां के मकामी हैं, आप जानते हैं, लेकिन आप घूमने के लिए गए थे। क्या क्या ताउन मिला, क्या लोगों का सहयोग मिला? लोगों का सहयोग तो मिला, बट लोग भी सहयोग करने के लायक ही नहीं थे, बिकॉज किसी के पास कुछ नहीं था। लोगों की जेब में पैसे थे लेकिन दुकानें नहीं थी, दुकानें बंद थी, दुकानों में पानी नहीं था। बच्चों के लिए पानी तो मिला ही नहीं। 2 दिन मैं, मेरी फैमिली और मेरे बच्चे पानी के बिना ही रहे ऑलमोस्ट। आप ये कह सकते हैं मुझे एक माजा की बोतल मिली, जिसको 2 दिन मैंने बच्चों के लिए ही यूज किया, और पूरी रात एक खुले आसमान के नीचे, जहां पे होम मिनिस्टर का घर है शायद, जहां से हमें हेलीकॉप्टर से लिया जा रहा था, वहां पे 2 दिन पूरा हम लोग रहे। मैं 3 दिन रहा, मेरे बच्चे और फैमिली 2 दिन रहे। उनको 1 दिन पहले फौज ने ले लिया था हेलीकॉप्टर से। आजकल की दुनिया में बच्चों को उस हिसाब से बिल्कुल भी आदत नहीं है, वो एसी में रहते हैं, गाड़ियों में घूमते हैं, लेकिन वहां जाके पता लगा कि असलियत कहां तक जा सकती है। बच्चों को सूटकेस के ऊपर तौलिया बिछा के सुलाया गया। आजकल के बच्चे तो इस चीज के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। हम शायद थोड़े बहुत तैयार हो भी सकते हैं क्योंकि थोड़े से पुरानी जनरेशन के हैं। बहुत मुसीबत थी, और मुसीबत के साथ साथ मिसमैनेजमेंट भी था। मुझे पता है कि ऐसी चीजों के लिए हमें कुछ रिएक्शन टाइम चाहिए होता है, बट वो रिएक्शन टाइम से ज्यादा टाइम लिया गया मेरे हिसाब से। आप भी बात कर रही थी, रियासती हुकूमत आप कह रही हैं कि कुछ नहीं कर पाई जी, लेकिन मकामी बाशिंदे कहीं ना कहीं, जैसा कि आप भी बता रहे हैं दीपक बुद्धवी साहब, की लोगों ने भी वहां पर आलूदगी, खासतौर से अगर हम देखें मुश्किल हालात पैदा किए हैं, और उसकी कई वजह हैं।
تو کیا ان کی بھی غلطی آپ محسوس کرتے ہیں؟ غلطی یہ ہے کہ جو پہلے فلڈ چینلز تھی، جو وہاں پہ مارشز تھے، وہ انکروچ کیے گئے ہیں. جہاں پہ ڈائیورٹ کیا جاتا تھا جب یوزلی فلڈز آتے تھے تو ڈائیورٹ کر دیتے تھے ان ایریاز میں، بٹ آج آپ دیکھیں گے وہاں گیسٹ ہاؤسز ہیں، وہاں پہ مکان بنائے گئے ہیں. اس وجہ سے جو نئے نئے بینکس بنائے گئے ہیں تو کوئی ہے ہی نہیں ایریا جہاں وہ ڈائیورٹ کیا جائے. فلڈ چینل ہے ہی نہیں جہاں پہ آپ ڈائیورٹ کر سکتے ہیں پانی. اس کی وجہ سے جب پانی انہانس ہو گیا، بڑھ گئی اس کی لیول، تو وہ کہاں جائے گا وہ پانی؟ وہ آبویسلی جو ریزیڈینشیل ایریاز ہیں ان میں چلا گیا. اس کی وجہ سے پوری سٹی، جو بھی آج تک تو آپ نے کبھی سٹی میں دیکھا ہی نہیں ہے پانی، کسی نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا. آپ راج باغ دیکھیے، سنوار دیکھیے، آج پہلی بار انہوں نے ایسا کچھ ایکسپیرئنس کیا ہے، کیونکہ وہاں سے کبھی پانی ہوتا ہی نہیں تھا ان نارمل ڈیز، کیونکہ وہ سب انکروچمنٹس ہوئی ہیں، وہ اللیگل کنسٹرکشنز ہیں. مے بی بیکاز آف دیٹ اتنا ڈیزاسٹر ہو گیا، اتنا بڑے تعداد میں لوگ افیکٹ ہو گئے. یہی بات ہم بدھ کی صاحب سے جاننا چاہیں گے کہ فوج کا رول جس طرح کا رہا اس پورے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے لیے، جو بھی کچھ کوشش کی گئی اپنی طرف سے فوج نے کیا، کیا جو تلخی ہے کشمیریوں اور فوج کے بیچ وہ کچھ کم ہوں گی؟ ایک بات. اور دوسرا، وہاں کی ریاستی حکومت کے ساتھ یا لوکل اتھارٹی کے ساتھ مل کر کیا فوج، جیسا کہ میڈم بتا رہی، ڈاکٹر صاحب بتا رہے کہ اب جو سدھار کرنے چاہیے یا کیے جا سکتے ہیں وہ کر پائے گی؟ کیونکہ ضرورت تو فوج کی ابھی ہے اس طرح کی. دیکھیے، جہاں تک فوج کا سوال ہے، میں خود فوج میں رہا ہوں، میں آرمی پوسٹل سروس میں کرنل تھا. سوال یہ ہے کہ فوج جو ہے ان کا جو اپنا جو جس کو ٹاسک ہے وہ ہے ڈیفنس کا، مگر وہ ہمیشہ انٹرنل جو سیکورٹی ہے یا ہیلپ کے لیے آگے آتی. مگر کشمیر ایک ہوسٹائل ایریا بن گیا ہے، کشمیریوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ وہاں پہ ایسے بھی افراد ہیں جو اس کام کے لیے ہائرڈ ہیں یا اس کام کے لیے مرسنریز کے طور پہ کام کر رہے ہیں. اس لیے کسی فوج کو اپنے آپ کو ایکسپوز کرنا ایسی جگہوں میں جہاں ممکن نہیں ہے، جہاں پہ ان کو خطرہ ہے، تو یہ پاسبل نہیں ہے. فوج نے جتنا بھی کچھ کام کیا، میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ وہ کر نہیں سکتے تھے، مگر انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے. جتنے ہوسٹائل انوائرمنٹ ہے اس میں اتنا کام کرنا، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑھ کر کوئی فوج نہیں کر سکتی ہے. مگر یہی سوال ہے کہ ہمیں کہیں کوآرڈینیشن کرنا پڑے گا. جو اسٹیٹ گورنمنٹ ہے، واٹ دے شوڈ ڈو، کہ انہیں ایک نوڈل پوائنٹ بنانا پڑے گا. اپنے جو گورنمنٹ کے سرونٹس ہیں ان کو یوز کرنا پڑے گا. ایک نوڈل سروسز بنانی پڑے گی. ہر ڈسٹرکٹ میں ان کو بنانا چاہیے ایک سب نوڈل سسٹم، جو جتنا بھی ریلیف باہر سے آتا ہے وہ سب ریلیف ایک جگہ جمع کر کے ان سب نوڈل ایریاز میں جا کر کے ڈسٹریبیوٹ کرنا پڑے گا. یہ ایسا نہیں کہ جو آ گیا، جس نے کشمیری میں بولتے ہیں جس نے تھاپ دی، جو لے لیا تو وہ اس کو مل گیا، وہ نہیں چلے گا. کیونکہ اٹ ہیز ٹو بی این ایکول ڈسٹریبیوشن. بیکاز دو چیزیں جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے، کشمیر ریسٹ آف دی انڈیا کی طرح کلائمیٹکلی ڈفرنٹ ہے. وہاں پہ جب ابھی سردی آئے گی تو لوگ سردی سے ٹھٹر کر مر جائیں گے. مجھے یاد ہے جب وڈودرا میں جب وہ بھج میں جب آیا تھا بھوکمپ آیا تھا، آئی واز دیئر ایز پوسٹ ماسٹر جنرل. ہماری پوسٹل گاڑی پہلا ریلیف میٹیریل لے کر کے بھج پہنچی. مگر دیکھنا یہ ہے کہ اسٹیٹ گورنمنٹ اس ٹائم کتنی ایکٹیو تھی کہ ود ان نو ٹائم انہوں نے پورے بھج کو ریکنسٹرکٹ کیا. اس میں سب سے بڑا یوگدان جو تھا وہ تھا جیسے عظیم پریم جی ہیں، جیسے ریلائنس والے تھے، یہ سب آ کر کے وہاں آپ حیران ہوں گے جو سنٹیکس کے جو پانی ان کے مکان بنائے گئے. امیڈیٹ شیلٹرز جو ہے سنٹیکس کے جو مکان بنائے گئے اور اس میں لوگوں کو رہنے کو دے دیا گیا. اینڈ ود ان 1 to 2 months یو کوڈ سی دا ہول بھج واپس ریکنسٹرکٹڈ. اور اب آ کے جا کے دیکھ لیجئے کچھ میں، آپ کو لگے گا ہی نہیں یہاں پہ کبھی آیا ہوگا. ایک چیز جو میں کہنا چاہتا ہوں، یہاں کشمیر کے جتنے بھی انڈسٹریلسٹ ہیں، جتنے بھی باہر چاہے یورپ میں ہیں، امریکہ میں ہیں، دے ہیو ٹو کم فورتھ. اور ان کو اس چیز میں ہیلپ کرنا پڑے گا، کیونکہ کشمیر ایک ایسے دور سے گزر رہا ہے جس کا کبھی کسی نے قیاس بھی نہیں کیا. آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ ابھی میں آئی کشمیر سے، تو دا مین پرابلم دیر از کہ ابھی ایک ہی اسپیسیفک ریجن میں وہ ریلیف بھی جا رہا ہے. بہت سارا آپ دیکھیں گے، بہت ٹاٹا کے کیمپس لگے ہوئے، ریلیف کیمپس بہت لگے ہوئے، مگر وہ ایک اسپیسیفک ایریا میں ہے. جو اگر وہاں ابھی اسٹیٹ گورنمنٹ یہ
प्ले कर सकती है रोल कि अगर वहां कोई रिलीफ जा रहा है, जैसे सर ने कहा, सेग्रीगेट करो डिफरेंट रीजन्स में, आउटस्कर्ट्स, बिकॉज सेंट्रल आर्मी डजंट नो द एरिया, नहीं पता है उनको कि आउट कश्मीर में कौन कौन से रीजन्स इफेक्टेड है, कहाँ कहाँ रिलीफ पहुंचाना है, तो वो एटलीस्ट ये कर सकते हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। जो इस टाइम मेन प्रॉब्लम आ रही है हाइजीन की है, मेडिसिन की है, वैक्सीन्स तो है ही नहीं अवेलेबल, अगर है भी तो एक पर्टिकुलर रीजन में है, तो लोगों को जाना है वो कलेक्ट करने, जबकि रोड्स कट ऑफ है कम्प्लीटली। यही मैं डॉक्टर साहब से भी जानना चाहूंगा कि अब वहां पर जो हालात बने हैं, बीमारियों की अगर हम बात करें, वबाई बीमारियां तेजी से फैलेंगी, किस तरह की तिब्बी सहूलियात की जरूरत होनी चाहिए, जो कि नहीं है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन किस तरह की बीमारियां लोगों को परेशान कर सकती हैं और क्या कुछ होना चाहिए जल्दी? बीमारी तो मैं ये कहूंगा कि उस टाइम भी शुरू हो गई थी, जब हम लोग हेलीपैड पे इंतजार कर रहे थे, तब भी मैंने सुना कि लोगों को लाइन में लगे लगे हार्ट अटैक आया। लोग जब चॉपर के लिए वेट कर रहे थे, तब कितने ही लोगों को, कम से कम 5 से 7 लोगों को सुबह से शाम तक मैंने देखा जो पानी के बिना कोलैप्स हो गए। वहां पे कोई डॉक्टर ऑफिशियल नहीं था वहां पे, तो जब पुलिस वालों ने अलार्म रेज किया तो मैं गया, मैंने उनको जो मैं वहां कर सकता था निहत्थे तौर पे वो मैंने उनकी हेल्प की। वक्त हमारे पास कम है, लेकिन मैम चलते चलते आप लोगों से, तीनों से, क्या कश्मीर फिर उठेगा? क्योंकि जिस तरह के वहां के बाशिंदों की हिम्मत है, वो हमेशा जो है एक बार फिर जो है पूरी ताकत से उठते हैं, लेकिन जिस तरह के हालात बने उसको देख के आप क्या कहेंगे, कितना वक्त लग सकता है? अगर देखा जाए तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो 10-20 ईयर्स पीछे चला गया है कश्मीर, बट जो हमारा जज्बा है इंशाल्लाह जरूर हम आगे बढ़ेंगे और हम हमेशा उम्मीद बेहतरी की कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने जो कुछ देखा और उसके बाद खासतौर से अगर हम देखें बीमारियों को लेकर के, अगर हम तुरंत तबी सहूलियात फराहम कराएं, बेहतर फराहम कराएं, रियासती हुकूमत, मरकजी हुकूमत, क्या लगता है कि जो नुकसान आगे हो सकता है उससे कुछ बच पाएंगे हम लोग? हाँ, बचा तो जा सकता है। बीमारियों का एक अच्छा पहलू ये है कि उनसे बचा जा सकता है। अगर जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि बहुत देश के अलग अलग हिस्सों से डॉक्टर्स, दवाएं वहां पहुंचाई जा रही हैं, वो पहुंचाई जा रही हैं, हम न्यूज में भी देख रहे हैं, बट अगर वो खुले दिल से और अच्छे तरीके से वहां पहुंचाई जाए तो काफी हद तक चीजों को बचाया जा सकता है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि नुकसान तो काफी हो चुका है और आगे भी हो सकता है, बशर्ते कि चीजों को इतना सीरियसली लिया जाए और इतने अच्छे लेवल पे कोऑर्डिनेशन करके चीजें की जाएं कि बच्चों को और खासकर जो बुजुर्ग लोग हैं, क्योंकि जवान लोग तो फिर भी किसी तरह सरवाइव कर जाएंगे, लेकिन बच्चों को, बुजुर्गों को और शायद मवेशियों को की ज्यादा जरूरत। मेरा तो यही कहना है कि समबडी, मतलब स्पेशली जो स्टेट गवर्नमेंट है, दे हैव टू कम आउट और उनको एक पूरा लाहे अमल बनाना है, उनको पूरा एक सिस्टम बनाना है। जैसे हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक डिजास्टर मैनेजमेंट टीम बनाई है, इस वक्त हमको एक डिजास्टर मैनेजमेंट टीम बनानी पड़ेगी और पूरा सिविल एंड मिलिट्री अथॉरिटीज को कोऑर्डिनेट करके दे हैव टू प्रोवाइड रिलीफ। कश्मीर हैज टू बी गिवन रिलीफ एंड उनको ये समझाना है कि सारा हिंदुस्तान उनके साथ है और वो जो चीज चाहिए उनको, वो उनको दस्तयाब होनी चाहिए। बिल्कुल, ये बड़ी बात है, पूरा हिंदुस्तान कश्मीरियों के साथ है और तेजी से और जल्दी इस वक्त मदद की जरूरत है, ताउन की जरूरत है कश्मीरियों के लिए, और उम्मीद करते हैं कि इस पूरे हालात को और ज्यादा सीरियसली लिया जाएगा। हमारा मकसद भी यही था कि उन लोगों से हम बात करें जो वहां पर रहे, जिन्होंने देखा है या जिसने कश्मीर को जाना है। ये हमारी कोशिश थी। उम्मीद करते हैं कि हालात और जल्दी बेहतर होंगे और तेजी से सब कुछ अच्छा होगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में आने के लिए और कश्मीरियों के लिए बात करने के लिए। शुक्रिया। नाजरीन, रंगे कश्मीर में आज बस इतना ही। आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं, लॉग ऑन करें SamayLive.com। इस प्रोग्राम का अगला एपिसोड लेकर अगले हफ्ते हम आज ही के दिन और इसी वक्त फिर हाजिर होंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए आलमी समय।